सास भी रखो, माँ भी रखो। क्या कमाल का कमरा है ना। माँ की पसंद है, कमाल किया। कमरे में हर कोना सरोज की पसंद से भरा था। रोमा की कोई राय ली नहीं गई थी। दीवारों पर रंग थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? अरे डार्क नहीं, रॉयल लगता है। माँ ने कहा था शाही लगना चाहिए। ये भारी भारी पर्दे, थोड़ी सी रोशनी भी नहीं आती अंदर। कमरे में रोशनी नहीं, सुकून चाहिए। माँ ने एकदम सही कहा था। रोमा के मन में सवालों का सैलाब था, क्योंकि विक्रम के हर जवाब में माँ की छाया थी। कुशन के कवर थोड़े पुराने फैशन के नहीं लगते? अरे वही तो खास बात है, माँ को विंटेज चीजें पसंद है और मुझे भी। शादी का कमरा रोमा और विक्रम का था, लेकिन हर चीज में माँ की पसंद थी। रोमा खुद को बाहरी महसूस करने लगी थी। तुमने मुझसे कुछ भी पूछे बिना सब सेट कर लिया? माँ ने इतने प्यार से सब करवाया, उसे कैसे बदल देता? विक्रम की नजर में ये माँ का प्यार था, पर रोमा को ये उसकी मौजूदगी मिटाने जैसा लग रहा था। कम से कम बेडशीट तो मेरी पसंद की हो सकती थी। अगली बार माँ से कहूंगा तुम्हारी पसंद भी पूछ ले। विक्रम की हर बात माँ से शुरू, माँ पर खत्म हो रही थी। रोमा के हिस्से बस अगली बार रह गया। अगर ये कमरा शादी का तोहफा है तो मेरी इसमें कोई पसंद क्यों नहीं? तोहफा माँ ने दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कमरा भले सजा हुआ था, लेकिन उस रिश्ते में जगह बनाना अब रोमा का असली संघर्ष बन गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सास सरोज कमरे में दाखिल हुई। तो कैसा लगा मेरा सजाया हुआ कमरा? वाह, कमाल कर दिया आपने। ऐसा कमरा तो सपनों में होता है। विक्रम के चेहरे पर माँ के लिए गर्व था, जैसे कोई बच्चे को इनाम मिला हो। जी बहुत सुंदर है, एकदम अलग सा। अलग नहीं, क्लासिक। आजकल की लड़कियां कहाँ समझती है असली रॉयल्टी। रोमा के लिए वो कमरा एक कैद था, पर रोमा की मजबूरी थी कि उसे झूठी तारीफ करनी पड़ी। माँ, आपने हर चीज में इतना ध्यान दिया, मैं तो देखता रह गया। तो खुश है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत मेहनत की है आंटी, माफ कीजिए मम्मी जी। अब आंटी नहीं, सीधे माँ बोलो, बहू नहीं बेटी बन के रहो यहाँ। सरोज के शब्दों में मिठास थी, पर रोमा उस मिठास में दबाव महसूस कर रही थी। वैसे कल तैयार है ना सब? हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। क्या बात है माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। शॉपिंग? हाँ, मेरी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदनी है, एक से एक बढ़िया सिल्क की। देखा माँ कितना सोचती है तुम्हारे लिए। जी बहुत अच्छा लगा सुनकर। हर बात में सरोज की पसंद ही कायदा थी और रोमा की पसंद बस एक सवाल बनकर रह गई थी। अगले दिन सुबह सरोज, विक्रम और रोमा तीनों एक बड़ी सी साड़ी की दुकान पर पहुंचे। भाई साहब, सिल्क और कांजीवरम निकालिए, कुछ हैवी होना चाहिए। माँ की पसंद का कोई जवाब नहीं, सबसे बेस्ट सिलेक्शन करती हैं। यह देखो विक्रम, गोल्डन बॉर्डर वाली, रॉयल लगती है ना? कमाल है माँ, रोमा पर तो बहुत खिलेगी। अगर कुछ हल्की साड़ी होती तो? अरे शादी के बाद पहली साड़ियां हैं, हल्की क्यों, शानदार होनी चाहिए। रोमा की आवाज वहीं दब गई थी, मानो साड़ियों के रेशों के बीच कहीं गुम हो गई हो। मैं 7 साड़ियां लूंगी, सही से दिखाओ। आपकी पसंद एकदम क्लासिक है मैडम जी। पैक कर दीजिए सब, माँ ने जो कहा है वही ठीक है। बिल बन चुका था, साड़ियां पैक हो चुकी थी, पर रोमा की पसंद अब भी अधूरी थी। तीनों वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट पर बैठते हैं। मैंने तो सोच लिया है, राजमा चावल कढ़ी और लस्सी। माँ तुम्हारा टेस्ट तो टॉप क्लास है। मैं कुछ लाइट लेना चाहती थी। बहुत दही कढ़ी खाओ, इससे ना रंग निखरता है। रोमा का पेट तो भरा था, पर रोमा का दिल खाली खाली सा महसूस कर रहा था। सभी कार में बैठकर घर लौटते समय बातें करते हैं। क्या दिन था माँ, आपने फिर से कमाल कर दिया। अब मेरी बहू भी रॉयल लगेगी, जैसे हमारे खानदान की शान हो। सभी घर लौट आए थे, पर रोमा का मन जैसे वहीं रुक गया था, उस दुकान पर, उन रेशमी तहों में, जहां उसकी पसंद को देखा भी नहीं गया था। अगले दिन पहली बार उसने कुछ अपने लिए सोचा। विक्रम, तुम जानते हो ना कितने दिन बाद बाहर जा रहे हैं? हाँ, आज तो हमारी पहली मूवी डेट है शादी के बाद। काफी समय बाद रोमा की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसे याद किया हो। दीदी से भी बात कर ली है, वो माँ को देख लेगी। ठीक है, बस जल्दी निकल दे वरना शो छूट जाएगा। तभी बाहर से सरोज की खांसी और धीमी आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, जरा पानी तो ला दे। विक्रम तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। रोमा पीछे से देखती रह जाती है।
विक्रम के लिए वो पल अब सिर्फ उसकी माँ का था, बाकी सब काम रुक गया था। माँ को हल्का बुखार है, रोमा मूवी कैंसिल करते हैं। पर दीदी तो है ना घर पर, वो देख लेंगी। माँ को मेरी जरूरत है और माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। विक्रम ने रोमा के सारे प्लान्स अपनी माँ के नाम पर यूं ही एक पल में मिटा दिए। तुम्हें कभी लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त चाहती हूँ? तुम समझदार हो रोमा, इसलिए बात को समझो, माँ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तभी सोनल कमरे में आकर दोनों की बात सुन लेती है। भाभी ने कहा था ना मैं देख लूंगी, हर बार तुम ही क्यों? क्योंकि मैं बेटा हूँ और ये मेरा फर्ज है। पर मैं और पापा अभी घर पर हैं, हम दोनों भी संभाल लेते माँ को। माँ की बात मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, उन्हें तुम लोगों की नहीं मेरी जरूरत है। फर्श की इस दीवार से रोमा की इच्छाएं बार बार टकराकर गिर जाती थी। तभी सरोज दोबारा आवाज लगाती है। मैंने तो बस पानी मांगा था, तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? अरे नहीं माँ, कोई बहस नहीं कर रहे हैं, ये लो पानी, मैं हूं ना, आपको जल्दी सही कर दूंगा। तो ना होता तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता? विक्रम का प्यार एक तरफा था, जो सिर्फ उसकी माँ के लिए था और किसी के लिए नहीं। ठीक है, आप रुकिए, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। भाभी उदास मत होइए, माँ ठीक हो जाएगी तब चली जाना घूमने। हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है दीदी, शायद इनका वक्त मेरी किस्मत में ही नहीं है। भाभी आप भी इस घर का हिस्सा है, आपकी खुशी भी मायने रखती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं सिर्फ मजबूरी हूँ, जरूरत नहीं। आप ऐसा मत सोचिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक होगा भाभी। वो धीरे से पलटती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है, विक्रम कमरे में आता है। रोमा अपनी नाराजगी को अब और नहीं रोक पाती और विक्रम से कहती है, बहुत जल्दी आ गए। माँ की दवाई दे आया। धन्यवाद। क्या मेरी भी कोई दवा है जो तुम मुझे दे सकते हो? विक्रम की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो समझ गया था कि बात गहरी है। क्या बात है, दिन भर चुप क्यों रहती हो? चुप इसलिए क्योंकि मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं। तुम्हारी हर बात में बस माँ ही रहती है। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी इतनी अहमियत पा सकती हूँ? देखो, माँ मेरे लिए सब कुछ है। ये बात तुम समझो या ना समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं बस एक रुकावट हूँ? क्या हमारी शादी सिर्फ नाम भर की है? विक्रम ने एक पल के लिए निगाहें चुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन माँ मेरी जिंदगी है। माँ से ज्यादा जरूरी मैं हूं भी या फिर नहीं? तुम फिर वही बात दोहरा रही हो। मेरे लिए कभी तो वक्त निकालो विक्रम, मेरी भी कोई कीमत है, उसे महसूस तो करो। उसकी आवाज में अब तक की सारी तड़प समाई थी। तो क्या माँ को नजरअंदाज कर दूं तुम्हारे लिए? तुम कब समझोगी? मैं समझ जाऊंगी जब तुम मुझे वक्त और इज्जत दोगे। मेरे लिए माँ से ज्यादा कोई नहीं है। तुम उन्हें नजरअंदाज मत करो, बस मुझे भी कभी उतना ही जरूरी समझो। तुम्हें तो हर बात में शिकायत करनी होती है रोमा। अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। धीमा सन्नाटा छा गया। दोनों के दिलों में उथल पुथल मची थी। ये रोमा की धमकी नहीं थी, बस एक आखिरी उम्मीद थी जिसे विक्रम ने अनसुना कर दिया। माँ बीमार है, मैं उनके पास ही सोऊंगा। तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। विक्रम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। रोमा अंधेरे में खड़ी रही, टूटती रही। कमरे का अंधेरा उसके आंसुओं को छुपा ले गया और वो रोती रोती सो गई। अगले दिन उदास मन से उसने अपने भाई को फोन किया। भैया, अब और नहीं सह सकती, मैं विक्रम के साथ नहीं रहना चाहती। क्या हुआ रोमा? कल तक तो सब ठीक लग रहा था। कुछ ठीक नहीं है भैया, उसके लिए हर बार सिर्फ माँ ही जरूरी होती है। पर तू तो उसकी पत्नी है, तेरी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। मैं बस इस घर की एक चीज बनकर रह गई हूँ भैया, इंसान नहीं। यश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती है। वो अपनी बहन की पीड़ा को महसूस कर रहा था। क्या विक्रम तुझे वक्त नहीं देता? तेरी बात नहीं सुनता? मेरी हर बात अधूरी रह जाती है भैया। माँ के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू कोई बोझ नहीं है रोमा। अगर वहां तेरी कद्र नहीं है तो वहां तेरा क्या काम? हर बार जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो यही जवाब मिलता है, पहले माँ। मैं तुझे लेने आ सकता हूँ, तो बस एक बार हाँ बोल। नहीं भैया, अब नहीं, पर मैं अब और यहाँ नहीं रह पाऊंगी।
दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, जैसे भावनाएं भी थक गई हो। तो जो भी फैसला ले मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तुम साथ हो, बस यही हिम्मत है भैया मेरे पास। और क्या, मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है रोमा। वो दोनों चुप हो गए। शायद फोन पर कहने को अब कुछ नहीं बचा था, बस समझने को बहुत कुछ बाकी था। फोन कट गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया, लेकिन इस बार सन्नाटा थोड़ी हिम्मत भी साथ लाया था। तभी कमरे में रोमा के ससुर आते हैं। बेटा सब ठीक तो है? आज सुबह की चाय नहीं मिली। सब ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ आपकी चाय। रोमा की मुस्कान में तकलीफ छुपी थी, पर अब ये उसकी आदत बन चुकी थी, दूसरों के लिए झूठी मुस्कान को चेहरे पर लाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आंखें सूजी सूजी लग रही है। थोड़ी थकान है बस, बाकी सब बढ़िया है। रोमा तेजी से रसोई की ओर बढ़ी। उसकी माँ सविता को अपने साथ घर लेकर आया है। सविता रोती हुई सोफे पर बैठ जाती है। माँ जी बहुत परेशान थी, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। रोमा, तेरा भाई और उसकी बीवी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? भैया ने आपको निकाल दिया? रोमा का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। मैंने कहा था दामाद जी से कि मुझे मत लाओ यहाँ पर उन्होंने जिद की। माँ जी ने मना किया, लेकिन ये भी तो उनका घर है, इसलिए मैं साथ में ले आया। भैया और भाभी को शर्म भी नहीं आई? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो अपनी माँ की हालत देखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब सब ठीक है बेटा, बस तू नाराज मत हो। माँ, आप अब कभी अकेली नहीं रहेंगी, ये मेरा वादा है। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया। इन दिनों रोमा ने जो देखा वो उसके दिल को छू गया। विक्रम उसकी माँ सविता के लिए वही सम्मान, वही अपनापन दिखा रहा था जो वो अपनी माँ सरोज को देता आया था। माँ जी, आज आपकी पसंद की मूंग दाल की खिचड़ी बना रहा हूँ। अरे दामाद जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? क्यों, आप मेरी भी तो माँ है, और माँ के लिए मैं कुछ कर भी सकता हूँ। सविता की आंखें भर आई। रोमा दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म परोस कर लाया हूँ, ठंडा मत होने देना। बेटा तू तो बिल्कुल अपने जैसा लगा, बिल्कुल हीरा। रोमा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं सुकून की थी। रोमा ने गुस्से में फोन उठाया और अपने भाई यश को नंबर डायल किया। यश, माँ को घर से निकालती हुए जरा भी शर्म नहीं आई? रोमा, हालात समझ, घर का माहौल सही नहीं था। तो माँ को निकाल देना ही एकमात्र रास्ता था। फोन पर आवाज अब तेज होती जा रही थी, भावनाएं काबू से बाहर हो रही थी। जब देखो तब माँ की चलती है, हमें भी तो सुकून चाहिए कि नहीं? माँ कोई चीज नहीं है जो जब मन हुआ निकाल दोगे। तेरी भाभी बहुत परेशान थी रोमा, मैंने वही किया जो सही लगा। तो तू ही रख लेना अपनी महान माँ को, तुझे ही मुबारक। रोमा का दिल छलनी हो गया। माँ को लेकर इतनी बेरुखी? उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रोमा ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद यश और किरण रोमा के घर आते हैं। अब क्यों आए हो? माँ को घर से निकालकर चैन मिल गया? सुनो रोमा, पहले हमारी बात सुन लो। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते अगर वजह ना होती। तो वजह थी माँ को बेइज्जत करके घर से निकालने की। तू भूल गई थी रोमा कि सास भी किसी की माँ होती है। रोमा अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने सच का आईना दिखा दिया हो। तू विक्रम की माँ को निकालना चाहती थी, हमने तुझे तेरी ही गलती दिखाई। हम जानते थे तुझसे बेहतर कोई अपनी माँ का दर्द नहीं समझेगा। तो ये सब एक प्लान था, सिर्फ मुझे आईना दिखाने के लिए? रोमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी गलती अब सामने थी, बेहद साफ। तू माँ की तकलीफ देखे बिना फैसला कर रही थी, अब महसूस हुआ ना? विक्रम ने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, फिर भी तू उसकी माँ को हटाना चाहती थी। माफ कर दो मुझे, मैंने माँ के रूप को सिर्फ एक रिश्ते में बांध दिया था। वो अपने भाई और भाभी से लिपट कर रोने लगी। इस बार कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सच्चाई की चुभन थी। अब मैं अपनी सास को सास नहीं माँ मानूंगी। बस यही तो सुनना था हमें। चलो अब माँ को गले लगाओ, सब कुछ ठीक कर लो। रोमा मुस्कुराते हुए पलटी और पहली बार सासू माँ को माँ की तरह गले लगाया। रोमा ने सबसे माफी मांगी और विक्रम और सरोज ने रोमा को गले लगा लिया। सुमित्रा आज कई दिनों के बाद अपनी सहेली सुनीता के घर जाती है, जहां वो उसके घर का कलेश देखती है। उसके घर का कलेश देखकर सुमित्रा अपनी सहेली सुनीता से पूछती है,
सुनीता, तेरे घर में ये क्या हो रहा है? तेरी ये दोनों बहुएं इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे ये तेरे घर में नहीं बल्कि तू उनके घर में रहती है? सुमित्रा बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं? हर घर की कहानी है। जब घर में दो बहुओं की चलने लगती है ना, वहाँ सास को कुछ नहीं माना जाता और बाद में वो घर घर नहीं रहता। वो घर पूरी तरह से टूट जाता है और उस घर के दो हिस्से हो जाते हैं। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझी। तू कहना क्या चाहती है? यही कि मेरे घर के दो हिस्से हो गए। मेरी दोनों बहुएं अलग हो गई, लेकिन मेरी छोटी बहू मुझे ये कह रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ऐसे कैसे ज़्यादा हिस्सा चाहिए? अरे घर के 2 हिस्से होंगे, वो भी बराबर। और वैसे भी भले ही तुम्हारी छोटी बहू के 3 बच्चे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और तुम्हारी बड़ी बहू को कम। बंटवारा है तो बंटवारा तो 2 ही हिस्सों में होता है, बराबर बराबर। सुमित्रा ये बात बोल रही थी, तभी सुनीता की छोटी बहू वहाँ आती है और सुमित्रा को जवाब देती है। आंटी जी, हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यहाँ मेहमान की तरह आई हैं, मेहमान की तरह रहिए। हे भगवान, इस घर में सुनीता की छोटी बहू मुझे जिस तरह का जवाब दे रही है, कहीं कल को मेरे भी घर में ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, मेरी दोनों बहुएं ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी। सुनीता की बहू की बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और वो उसके घर की कहानी सुनकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर सुमित्रा शांति से बैठ जाती है, पर तभी उसकी छोटी बहू नेहा उसके पास आती है और अपनी सास को परेशान देखकर कहती है, माँ जी, आप इतनी परेशान नज़र आ रही हैं, कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही शांत बैठी हूँ। नहीं माँ जी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप इतनी शांत कभी नहीं रहती, और जब से आप आंटी के घर से आई हैं तब से कुछ ज़्यादा ही शांत है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नेहा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जेठानी माया के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है। अच्छा, तो माँ जी परेशान है, लेकिन माँ जी परेशान क्यों है, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। इतना बोलकर माया नेहा के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है और सास से सवाल करने लगती है। माँ जी, हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, आप जब से सुनीता आंटी के घर से आई हैं तब से अलग ही हैं। आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? अरे कुछ नहीं माया बहू, बस ऐसे ही। उसने अपने घर की कहानी बताई और ये सुनकर ना थोड़ा अजीब सा मन हो गया। लेकिन ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनकर आप इतना परेशान हो रही हैं? नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को सुनीता के घर की कहानी बताती है कि किस तरह उसकी दोनों बहुएं घर की ज़मीन के लिए लड़ रही हैं, किस तरह उसके घर में आए दिन कलेश होता रहता है और उस कलेश में बेचारी फंस कर रह जाती है। सुमित्रा के मुंह से सुनीता के घर की कहानी सुनकर नेहा कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और वैसे भी हम देवरानी जेठानी के एक ही तो बच्चे हैं, हम लोग इस तरफ बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, क्यों दीदी? हाँ माँ जी, नेहा सही कह रही है, हमारे घर में कभी घर को लेकर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन नेहा, अभी हमारा एक एक बच्चा है, लेकिन आगे भी एक ही रहे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं और वरुण हमारे दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल बड़ा हो गया है, इसलिए वो अपने होश संभाल सकता है, वो खुद को संभाल सकता है, और वैसे भी ना 2 बच्चे होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीदी, आप 2024 में हैं और आज के समय में भी आप 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे भले ही हम 2024 में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बच्चा रखें। हाँ, तुम्हें रखना है तो तुम रखो, लेकिन मैं और वरुण तो बेबी प्लान कर रहे हैं। हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं ना। हाँ, ये भी सही है। चलो, बहुत अच्छी बात है दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह नेहा और माया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन माया नेहा के पास आकर कहती है, नेहा, मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच लो। देखो, प्रिया बड़ी हो गई है और अगर तुम्हें बेटा हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। हाँ भाभी, देखते हैं, पर फ़िलहाल तो मैं दूसरे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी फ्यूचर में देखते हैं। नेहा और माया आपस में बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन नेहा के दिमाग में अपनी सास की बात घूमने लगती है कि किस तरह उसके पड़ोसन के घर में घर के हिस्से के लिए लड़ाई हो रही थी। दीदी अपना दूसरा बेबी प्लान कर रही है, पर मैं तो दूसरा बच्चा करने से रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी के 2 बच्चे होंगे तो इस घर में दीदी का हिस्सा ज़्यादा होगा और मुझे कम हिस्सा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैं दीदी को दूसरा बेबी प्लान करने ही नहीं दूंगी। लेकिन मैं उन दोनों को रोकूं तो रोकूं कैसे? नेहा ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है, जो हॉल में बैठकर दूध पी रहा था। उसको देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिल गया मुझे उपाय। अब मैं राहुल को अपनी बातों में फंसाकर उसको उसी के पेरेंट्स के खिलाफ भड़काऊंगी और अपने बेटे राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर दीदी और भैया राहुल में ही उलझ कर रह जाएंगे और इस तरह वो दोनों अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। इतना बोलकर नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिसके बाद नेहा राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चाची मैं तो दूध पीकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। क्यों, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मैं तो कब से देख रही हूँ तुम्हें। तुम जब से स्कूल से आए हो तब से तुम बाहर ही खेल रहे हो। नहीं चाची, जब से आया हूँ तब से थोड़ी देर ही बाहर गया हूँ। बाहर खेलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दोस्त बुला रहे हैं ना, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा, बाहर तो तुम्हारी उम्र के इतने सारे बच्चे हैं और जहाँ तक मुझे पता है तुम बाहर ही थे। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। मैं बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस घर आ गया और मेरा मन अब भी नहीं है, पर दोस्त बुला रहे तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसी बात है राहुल। सोचो अगर तुम्हारे घर में छोटा भाई या बहन आए तो उसके साथ तुम खेलोगे? हाँ चाची, मैं छोटे भाई बहन के साथ बहुत खेलूँगा और मैं वादा करता हूँ मैं उसको मारूँगा भी नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन इस घर में आ जाएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करेंगे। उनका सारा ध्यान तो तुम्हारे छोटे भाई बहन पर चला जाएगा और तुम्हारी कोई देख रेख भी नहीं करेगा। तुम्हें तो हर समय डांट पड़ती रहेगी, क्योंकि फिर तुम बड़े भाई बन जाओगे ना, इसलिए। लेकिन चाची मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं डांटेंगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटे भाई बहन के आने से बड़ों की अहमियत और बढ़ जाती है? सच सच बताओ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम बड़े हो गए हो और जब छोटा बेबी आएगा तो वो तुम्हें खुद से दूर कर देगी, हॉस्टल भेज देगी दीदी तुम्हें। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो अपनी मम्मी से जाकर ये बात पूछ सकते हो कि वो तुम्हें हॉस्टल भेजेंगी या नहीं। अपनी चाची की बात सुनकर राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। राहुल को गुस्से में बैठा देख माया उसके पास जाती है और उसके गुस्से का कारण पूछती है। राहुल क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? माँ अब मुझे हॉस्टल भेजोगे? हाँ राहुल, मैं तुम्हें हॉस्टल भेजने की सोच रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम हॉस्टल जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी तुम्हारी। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। राहुल को ऐसे गुस्से में जाता देख माया कुछ समझ नहीं पाती कि उसका बेटा इतने गुस्से में क्यों जा रहा है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल की बदतमीज़ी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि राहुल को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ वो देखता है कि एक बच्चे की माँ आती है और उसको एक थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाती है। राहुल ये सब देख ही रहा था, तभी पीछे से नेहा आती है और एक बार फिर उसे भड़काते हुए कहती है, देखा राहुल, जिस तरह उस लड़की की माँ ने उसे मारा ना, वो भी अपने छोटे बेटे के लिए। ठीक उसी तरह तुम्हारी माँ का प्यार भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। वो जितना प्यार आज तुमसे करती है ना, उतना प्यार वो सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई या बहन से करेगी। चाची मतलब जब मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो मम्मी मुझे छोड़ देगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी? हाँ ऐसे ही होगा राहुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो इन सबको रोक सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने मम्मी पापा को अपना छोटा भाई या बहन लाने के लिए मना कर सकते हो। लेकिन मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अभी तुम्हारा छोटा बेबी आया नहीं है, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा उसे लाने की सोच रहे हैं। वो इस दुनिया में आए इससे पहले तुम अपने मम्मी पापा को मना कर दो।
नेहा की बात सुनकर राहुल ठीक वैसा ही करता है जैसा उसकी चाची उसे करने को कहती है। राहुल अब पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल हो चुका था। वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगता, गुस्सा करने लगता। ऐसे ही एक दिन माया राहुल के पास बैठती है, लेकिन राहुल अपनी माँ से दूर चला जाता है। ये देखकर माया को समझ में नहीं आता कि राहुल का बर्ताव इतना क्यों बदल रहा है। आखिर वो क्यों लोगों से गुस्से में बात कर रहा है, क्यों वो चिड़चिड़ा हो रहा है। बस यही जानने के लिए माया सब कुछ अपने पति वरुण को बताती है, जिसके बाद वरुण अपने बेटे राहुल के पास जाता है और उससे पूछता है, राहुल क्या हुआ, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो बेटा? आखिर क्या वजह है, तुम हम लोगों से बात तक नहीं करते? पापा मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मेरा अब अकेले रहने का मन करता है। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। वैसे भी मेरा प्यार तो ख़त्म होने ही वाला है। आप लोग तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे। इतना बोलते ही राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल का ऐसा जवाब सुनकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन वरुण और माया राहुल को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और बातों ही बातों में उससे कहते हैं, राहुल आज कैसा लगा तुम्हें? आज तो हम लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है। हाँ राहुल, आज तो हमने सारा समय तुम्हारे साथ बिताया है। अभी तुम ये मत कहना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। नहीं मम्मी पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। अच्छा, अगर तुम हैप्पी हो तो मुझे ये बताओ कि अगर हम तुम्हारी इस खुशी को और बढ़ा दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब ये कि अगर तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई या बहन आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। माया के मुंह से अपने छोटे भाई बहन की बात सुनकर राहुल एक बार फिर चिढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई छोटा भाई बहन। मैं अकेले ही ठीक हूँ। ना मुझे दोस्त की ज़रूरत है ना छोटे भाई की। अगर इस घर में मेरा कोई छोटा भाई बहन आया तो मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊँगा। इतना बोलकर राहुल गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसका ये बर्ताव देखकर माया और वरुण हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक 7 साल का बच्चा ऐसी बात कैसे बोल सकता है। कुछ देर बाद वरुण माया और राहुल के साथ घर जाता है और घर जाने के बाद माया और वरुण सारी बात सुमित्रा को बताते हैं। ये सब जानने के बाद सुमित्रा भी परेशान हो जाती है। वरुण, माया, राहुल अभी सिर्फ 7 साल का है। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। उसे तुम जो भी बोलोगी वो उसे सच मान लेगा। लेकिन माँ जी, आज से पहले हमने वरुण के सामने ना तो कभी झगड़ा किया है, ना ही उसे कभी यह एहसास दिलाया है कि हम उसे प्यार नहीं करते, बल्कि हम तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने ही खिलाफ क्यों भड़काएगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने खिलाफ नहीं भड़काएगा, लेकिन उसको कोई अपना ही भड़का रहा है। और वो कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल ही बता सकता है। माँ, माया, आप दोनों चिंता मत करो। मैं राहुल को समझाऊंगा और उससे प्यार से बात करूंगा और उसे पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें कौन डाल रहा है। इतना बोलकर वरुण राहुल के पास जाता है और उससे एक दोस्त की तरह बात करता है। राहुल भी अब अपने पापा को सारी बात बताने लगता है, पर तभी वरुण राहुल से सवाल करता है, अच्छा बेटा, अगर आपको अपना छोटा भाई या बहन पसंद नहीं है तो हम उसे लेकर नहीं आएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपको आपका छोटा भाई या बहन पसंद क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जब छोटा बेबी आएगा तो आप सिर्फ उसी को प्यार करेंगे। आप मुझे हॉस्टल भेज देंगे, खुद से दूर कर देंगे, और मैं कभी घर आया तो आप मुझे मारेंगे भी। अरे, ये बात तुमसे किसने कही? हम तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे थे। हाँ, तो मैं हॉस्टल भेजने की बात कही थी वो इसलिए क्योंकि हॉस्टल में जाकर तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, और वैसे भी हम तो तुमसे मिलने आते ही रहेंगे। अब तुम बताओ, अगर हम तुमसे नफ़रत करते तो क्या हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें हॉस्टल भेजते? अगर हम तुमसे नफ़रत करते तो क्या हम तुमसे मिलने के लिए हॉस्टल आएंगे? नहीं ना। हाँ पापा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन चाची ने कहा था कि आप और माँ मुझसे नफ़रत करोगे। तो तुम्हें ये सब तुम्हारी चाची ने कहा। कोई बात नहीं, हम चाची को भी समझा देंगे, लेकिन हम तुमसे नफ़रत नहीं करेंगे। बेटा, तुम हमारी जान हो, और भला कोई अपनी जान के बिना ज़िंदा रह सकता है? नहीं ना। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हॉस्टल ना भेजें तो हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। वरुण की बात सुनकर राहुल उसे गले से लगा लेता है और वहाँ से खुश होकर चला जाता है। लेकिन वरुण को ये बात पता चल गई थी कि राहुल को कौन भड़का रहा है, जिसके बाद वरुण अपनी माँ और पत्नी को सारी बात बताता है।
सारी बात जानने के बाद माया और सुमित्रा नेहा को अपने पास बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं। क्यों नेहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा और तुम ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। अरे ठीक है, तुम्हें अपना दूसरा बच्चा नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन हम सोच रहे हैं हम उसे पालेंगे। तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? हमने ना तो तुम्हारे ऊपर अपने बेटे को छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। हम कभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये सब जानने के बाद भी तुमने ऐसा किया क्यों? ऐसी क्या वजह रही जो तुमने राहुल को इतना भड़का दिया, राहुल के मन में इतना जहर घोल दिया? वो इसलिए दीदी, क्योंकि अगर आपके 2 बच्चे होंगे और मेरी सिर्फ एक बेटी रहेगी, और जब घर के बंटवारे की बात होगी तो इस घर में आपके नाम का हिस्सा ज़्यादा होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, नेहा बहू, तेरी सोच इतनी गिरी और घटिया होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे पहले तो तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हारे और तुम्हारी जेठानी के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, वो भी खास कर घर को लेकर। और आज तुम घर को लेकर इतना बड़ा कदम उठा रही थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से राहुल हमसे दूर जा रहा था। तुम्हें पता भी है अगर वो हमसे दूर चला जाता तो वो गलत स्टेप भी उठा सकता था। सोचो अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी जेठानी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और तुम्हें बता दो, इस घर में अगर कभी बंटवारा हुआ तो 2 हिस्सों में ही होगा, और वो भी बराबर बराबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एक बेटी है या इसके 2 बच्चे। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो अपनी जेठानी और जेठ जी से माफ़ी मांगती है। उसकी आंखों में पछतावा देखकर उसके घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद नेहा उनको वादा करती है कि आगे से वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है।